नमस्कार, मैं हूं पूनम आपके साथ। स्वागत है आपका भारत की खबरें में। देश भर में आज क्या कुछ बड़ी घटनाएं घटी, राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ हलचल देखने को मिली, ओमिक्रॉन वेरिएंट किन किन देशों में बढ़पा रहा है अपना कहर और किन पार्टियों ने साधा एक दूसरे पर जमकर निशाना, इन सभी खबरों पर करेंगे चर्चा विस्तार से। मगर आइए उससे पहले देख लेते हैं सुर्खियां। ब्रिटेन में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कहर, शुरू हुआ कम्युनिटी स्प्रेड। राजस्थान के 9 ओमिक्रॉन संक्रमितों में नहीं दिखा कोई लक्षण, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जारी। नागालैंड हिंसा को लेकर साथियों की मौत से नाराज नागा जनजाति ने उठाई 5 मांगे, कहा निरस्त हो AFSPA। अवैध रेत खनन पर केजरीवाल ने पंजाब सीएम को घेरा, कहा चंदी मालिक है या उनकी उसमें पार्टनरशिप। अटारी सीमा पार नहीं कर सका भारत में जन्मा पाकिस्तानी बॉर्डर, पाकिस्तान की हिंदू महिला ने सीमा पर दिया था जन्म। विपक्षी सांसद माफी मांगे तो निलंबन वापस लेने को तैयार, प्रहलाद जोशी का विपक्ष सांसदों पर हमला। आठ छात्रों के कथित धर्मांतरण से भड़के MP के मिशनरी स्कूल में हिंदू संगठनों ने की तोड़फोड़। लोकसभा में राहुल का सरकार पर तंज, PM आंदोलन में मरे किसानों की संख्या नहीं जानते। गोरखपुर में खाद कारखाने, एम्स और ICMR रिसर्च सेंटर का PM मोदी ने किया उद्घाटन। कटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी की तैयारियां जोरों पर, प्रोग्राम का शेड्यूल आया सामने। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से पूरी दुनिया में हलचल है। इसकी वजह से कई देशों ने पाबंदियां लगाने का ऐलान किया है। दक्षिण अफ्रीका से फैले इस वायरस की चपेट में ब्रिटेन बुरी तरह आता नजर आ रहा है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद ने सोमवार को संसद में कहा, कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन का देश के क्षेत्रों में सामुदायिक स्तर पर प्रसार शुरू हो गया है। जावेद ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा, ताजा आंकड़ों के अनुसार अब तक वायरस के इस स्वरूप के कुल 336 मामले सामने आ चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा, इनमें से स्कॉटलैंड में 71 और वेल्स में 4 मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा, इनमें ऐसे मामले भी हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से कोई संबंध नहीं है। इसलिए हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अब ब्रिटेन के कई क्षेत्रों में सामुदायिक स्तर पर इसका प्रसार हो रहा है। वहीं ओमिक्रॉन से कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर फरवरी में चरम पर पहुंच सकती है, जब देश में प्रतिदिन 1 लाख से 1.5 लाख तक मामले सामने आने की संभावना है। कोविड-19 के गणितीय अनुमान में शामिल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिक मनिंद्र अग्रवाल ने ये कहा है, नए अनुमान में ओमिक्रॉन स्वरूप को एक कारक के तौर पर शामिल किया गया है। कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट जो 10 दिन पहले तक बड़ा खतरा लग रहा था, वो अब हमारे बीच मौजूद है। देश में ओमिक्रॉन के 23 मामले सामने आ चुके हैं। अकेले राजस्थान में ही ओमिक्रॉन के 9 केस सामने आए हैं। इसके अलावा इस नए बेहद संक्रामक वायरस वेरिएंट के 10 मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं, जबकि 2 कर्नाटक में और दिल्ली व गुजरात में 1-1 मामले दर्ज किए गए हैं। जानकार ओमिक्रॉन वेरिएंट को कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से 3 से 6 गुना तक ज्यादा संक्रामक बता रहे हैं। इसी के साथ जानकारों का ये भी कहना है कि हो सकता है इस वेरिएंट के कारण अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु के मामले कम हो। हालांकि अभी तक कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। राजस्थान में जो 9 मामले सामने आए हैं, जयपुर के अनुसार उनमें भी कोई लक्षण नजर नहीं आया है। जयपुर के CMHO डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने बताया, सभी 9 ओमिक्रॉन संक्रमितों में कोई लक्षण नजर नहीं आए। उन्होंने कहा, हम इन मामलों को गंभीरता से ले रहे हैं।
और संक्रमितों से हाल में मिले लोगों की पहचान कर उनकी जांच भी कर रहे हैं। डॉक्टर नरोत्तम ने बताया 34 संदिग्धों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे, जिनमें से 9 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, 25 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। नागालैंड में हुई घटना से नाराज मोन जिले के कोयनाक नागा जनजाति के शीर्ष कोयनाक यूनियन ने सरकार को 5 सूत्रीय ज्ञापन दिया है। इनमें समूह ने घटना में शामिल जवानों के खिलाफ कार्रवाई और सशस्त्र बल अधिनियम या AFSPA को निरस्त करने की मांग की गई है। खास बात यह है कि शनिवार को ही घटना में 13 आम नागरिकों की मौत हो गई थी। इस दौरान जान गंवाने वालों में सबसे ज्यादा संख्या नागा जनजाति की थी। NDTV के अनुसार यूनियन ने सक्षम जांच कमेटी के तहत एक स्वतंत्र जांच समिति बनाए जाने की मांग की है। साथ ही कहा है सरकार की तरफ से गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में 2 सदस्य नागा सिविल सोसाइटी से भी होने चाहिए। यूनियन ने कहा इनमें शामिल सेना के सभी जवानों के खिलाफ मामले दर्ज होने चाहिए और कानून के तहत उन्हें सजा मिलनी चाहिए। साथ ही ये भी मांग की गई है कि सेना के जवानों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारों को 30 दिनों के भीतर सार्वजनिक किया जाना चाहिए। यूनियन ने मोन जिले से असम राइफल्स और पूरे उत्तर पूर्वी भारत से AFSPA की निरस्त करने की मांग भी की है। इस मामले की जांच के एक विशेष जांच समिति बनाई गई है, जिसमें 5 सदस्य हैं। नागालैंड के मुख्य सचिव ने बताया है कि समिति एक DGP संदीप ताम गाटके की अगुवाई में जांच करेगी। विधानसभा चुनावों को देखते हुए आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पंजाब दौरा जारी है। इस कड़ी में आज अमृतसर के लिए निकले अरविंद केजरीवाल ने अवैध रेत खनन को लेकर पंजाब CM चरणजीत सिंह चन्नी पर हमला बोला। अमृतसर के लिए रवाना होने से पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा चमकौर साहिब में अवैध रेत खनन होते पाया गया है। ऐसा सोचना मुश्किल है। CM चन्नी को पता नहीं होगा, उन पर रेत चोरी के गंभीर आरोप लगे हैं। पंजाब की जनता जानना चाहती है कि जो अवैध रेत खनन उनके संसदीय क्षेत्र में चल रहा है वो उसके मालिक हैं या उनकी उसमें पार्टनरशिप है या दूसरों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा एक अनुमान के मुताबिक 20,000 करोड़ रुपए का अवैध रेत खनन चल रहा है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इस पर FIR दर्ज होनी चाहिए। केजरीवाल ने यह भी कहा जब आप सत्ता में आएगी तो हम इसे खत्म कर देंगे। अवैध रेत खनन को लेकर अरविंद केजरीवाल ने अपने आधिकारिक ट्विटर पर भी एक पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने लिखा है आम आदमी पार्टी की सरकार अवैध रेत खनन बंद करेगी। पंजाब में रेत चोरी का पैसा अब नेताओं की जेब में नहीं, महिलाओं की जेब में जाएगा। भारत पाकिस्तान को विभाजित करती अंतर्राष्ट्रीय सीमा अटारी के समीप जन्मे बॉर्डर को पाकिस्तान ने लेने से इनकार कर दिया है। इस कारण वो सीमा पार नहीं कर सका और परिवार सहित दोबारा भारत लौट आया। दरअसल भारत में फंसे 100 हिंदू पाकिस्तानी नागरिकों को सोमवार को वतन वापसी का समाचार मिला। वे लोग पिछले 2.5 महीने से यहीं थे और दस्तावेज पूरे न होने से अटारी सीमा के पास रैन बसेरा में आश्रय लिए हुए थे। इनमें दंपत्ति निम्बो और बालम राम भी शामिल था। आज कुछ हिंदू नेता अब बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि बच्चे को पाकिस्तान भेजा जा सके। निम्बो ने 2 दिसंबर को अटारी के समीप रैन बसेरा में ही नवजात को जन्म दिया। अटारी गांव के लोगों ने उसे मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाई थी। सीमा के पास जन्म होने के कारण निम्बो के पति बालम राम ने बच्चे का नाम बॉर्डर रखा। सभी 100 लोगों को वतन लौटाने के लिए SSP देहाती राकेश कौशल व डिप्टी कमिश्नर गुरप्रीत कहरा लगातार विदेश मंत्रालय के संपर्क में थे। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि अगर राज्यसभा के निलंबित सांसद माफी मांगते हैं तो उनका निलंबन वापस ले लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा, मंत्रियों ने आज नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित भाजपा संसदीय दल की बैठक के दौरान सांसदों के निलंबन का कारण बताया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। जोशी ने भाजपा संसदीय दल की बैठक के बाद मीडिया कर्मियों से कहा, हमने समझाया कि उन्हें निलंबित क्यों करना पड़ा। देश ने देखा है जो कुछ हुआ है।
ये रिकॉर्ड में है। अगर वे आज भी माफी मांगते हैं तो हम निलंबन वापस लेने के लिए तैयार हैं। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन हंगामा करने के लिए संसद के शेष शीतकालीन सत्र के लिए कुल 12 विपक्षी सांसदों को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया। निलंबित सांसदों में कांग्रेस के 6, टीएमसी और शिवसेना के 2-2 और सीपीएम और सीपीआई के 1-1 सांसद शामिल हैं। दक्षिणपंथी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने 8 छात्रों के धर्मांतरण के आरोप में मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के एक कस्बे स्थित मिशनरी स्कूल में कथित तौर पर हंगामा और तोड़फोड़ किया। हालांकि इस शैक्षणिक संस्था ने धर्मांतरण के आरोप से साफ इनकार किया है। अनुविभागीय अधिकारी पुलिस भारत भूषण शर्मा ने बताया, जिला मुख्यालय से करीब 48 किलोमीटर दूर गंज बासौदा में सेंट जोसेफ स्कूल के परिसर में हंगामा की घटना के बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दंगा फैलाने से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज किया है। उन्होंने ये भी कहा, आरोपियों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। शर्मा ने यह भी बताया कि घटना में स्कूल की संपत्ति को नुकसान हुआ है। इस बीच प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हंगामा के दौरान स्कूल भवन पर पथराव भी किया गया। हालांकि विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी निकेश अग्रवाल ने बताया, उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है। अग्रवाल ने कहा, हमारा कथित हंगामे से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन को सूचित करने के बाद हमारा विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण था। इस धर्मांतरण के खिलाफ पिछले 1 सप्ताह से कई संगठन विरोध कर रहे हैं और इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। दूसरे राज्यों से लाए गए गरीब छात्रों का कथित तौर पर धर्मांतरण किया जा रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने किसानों से माफी मांगी और ये माना है कि उनसे गलती हुई थी। 30 नवंबर को कृषि मंत्री से पूछा गया कि आंदोलन में कितने किसानों की मौत हुई, तो उन्होंने कहा उनके पास डेटा ही नहीं है। राहुल ने कहा, पंजाब सरकार ने करीब 400 किसानों को 5 लाख रुपए मुआवजा दिया है और 152 के परिजनों को नौकरी दी है। मेरे पास पूरी लिस्ट है। हमने हरियाणा के भी 70 किसानों की लिस्ट बनाई है, लेकिन आपकी सरकार कहती है कि आपके पास उनके नाम तक नहीं है। पीएम मोदी ने बटन दबाकर गोरखपुर खाद कारखाने, एम्स और मेडिकल रीजनल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है। ये योजनाएं करीब 9,600 करोड़ रुपए की है। इसके साथ ही गोरखपुर खाद कारखाने में यूरिया का उत्पादन शुरू हो गया है। लोगों ने नीम कोटेड यूरिया बनते स्क्रीन पर देखा। आपने भाषण की शुरुआत में पीएम मोदी ने भोजपुरी में की। उन्होंने कहा, खाद कारखाना और एम्स के लिए लोगों का इंतजार अब खत्म हो गया है। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत भोजपुरी में की। उन्होंने कहा, धर्म, आध्यात्म और क्रांति का नगरी गोरखपुर के देवतुल्य लोगन के प्रणाम करत बाणी। ये पावन धरती के कोटि कोटि नमन। आप सबके बहुत बहुत बधाई। पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किए जाने के बाद लोगों को स्क्रीन पर गोरखपुर खाद कारखाना, गोरखपुर एम्स और मेडिकल रीजनल रिसर्च सेंटर के बारे में बारी बारी लघु फिल्में भी दिखाई गईं। फिल्म स्टार कैटरीना कैफ और विक्की कौशल के शादी समारोह की तैयारियां अब परवान पर आ गई हैं। वेडिंग कपल समेत अन्य मेहमान बरवाड़ा फोर्ट होटल पहुंच चुके हैं। आज रात को संगीत का कार्यक्रम होगा। उसके बाद लगातार शादी के कार्यक्रम जारी रहेंगे। 9 दिसंबर को दोपहर में विक्की कौशल के सिर पर सेहरा बंधेगा और कैटरीना कैफ दुल्हन बनेंगी। शादी समारोह से जुड़े सभी कार्यक्रम अब लगभग सामने आ गए हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार आज रात को संगीत सेरेमनी होगी। उसके बाद बुधवार को सुबह 11 बजे हल्दी की रस्म अदा होगी। इसके बाद मेहंदी लगाने की रस्म अदा होगी। इससे पहले 8 से 10 के बीच ब्रेकफास्ट होगा। देर शाम को डिनर के बाद नाइट पार्टी भी होगी। गुरुवार को शाम को 6 बजे फेरों की रस्म शुरू होगी। उसके बाद देर रात तक वेडिंग सेरेमनी की पार्टी चलेगी। इस दौरान कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। कल होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए एसीएन राष्ट्रीय। नमस्कार।